गाइस इस सेशन में हम प्रॉब्लम नंबर 30 कर रहे हैं। इंडियन एडिशन में प्रॉब्लम 26 चैप्टर 22 इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायग्राम है, सभी डिटेल्स यहाँ पर है। हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं, चार्ज रिंग्स हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग्स हैं। एक का रेडियस आर है, दूसरे का रेडियस आर प्राइम है, और ये दोनों की कॉमन एक्सिस पॉइंट पी है ऑन दिस एक्सिस एट सम डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर। और डी पे कहा गया है कि फील्ड जो है वो जीरो के बराबर है। तो हमें बताना है विद दिस की पॉइंट पी पे फील्ड जीरो के बराबर है, तो चार्ज जो है दूसरे रिंग की वो किसके बराबर होगी। मैं दिस वन इज रिंग वन एंड दिस वन इज रिंग टू। रिंग टू की चार्ज कितनी है वो हमें बताना है कि किसके बराबर है। तो डेटा क्या दिया हुआ है, आर प्राइम जो है दैट इज 3 टाइम्स आर, 3 टाइम्स दिस रेडियस, और डी जो है ये वाली डिस्टेंस जो है जिसको हम फॉर्मूला में जी रिप्रेजेंट किया था, जी से, तो डी इज ट्वाइस आर। Q1 पहले वाले रिंग की जो चार्ज है वो Q के बराबर है, Q2 हमें निकालना है। फील्ड जो है पॉइंट P पे जीरो के बराबर है। अब प्रॉब्लम नंबर 24, ओके, प्रॉब्लम नंबर 24 में हमने रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया है अलोंग इट्स एक्सिस। ये रिंग, ये एक्सिस, रिंग का रेडियस R, चार्ज Q, पॉइंट P हियर एट ए डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम द सेंटर। उस पॉइंट पे फील्ड जो है वो हमने डिराइव किया है गामा QZ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर पावर 3/2। प्रॉब्लम नंबर 24, ओके, प्रॉब्लम 24। तो प्रॉब्लम 24 में ये हमने डिराइव किया है। सो अगर आप इसकी डेरिवेशन देखना चाहते हैं, विजिट प्रॉब्लम नंबर 24। ओके, सो ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड होती है अलोंग द एक्सिस। अगर पॉजिटिवली चार्जड रिंग है तो अवे फ्रॉम द सेंटर, लेकिन अगर नेगेटिवली चार्जड है तो टुवर्ड्स द सेंटर। मैग्नीट्यूड तो वो है गामा क्यूजी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पावर 3/2। अब यहां पर आइए, रिंग वन जो है उसकी चार्ज पॉजिटिव है, ये तो हमें दी गई है, तो उसका फील्ड जो होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द रिंग। ओके, दैट विल बी अवे फ्रॉम द रिंग। ये मैं ऐसे ड्रॉ कर लूंगा, थोड़ा सा मोटा ड्रॉ कर लेते हैं। ये E1 अवे फ्रॉम द रिंग। अब दूसरे का भी फील्ड वहां पर कुछ होगा, लेकिन नेट फील्ड जो है वो जीरो होना है। तो दो फील्ड्स का नेट जो होगा वो कब जीरो होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होंगे। तो E2 जो है दूसरे रिंग का फील्ड वो नेसेसरली किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वो डाउनवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए टू दिस वन। तो E2 मस्ट बी लाइक दिस, अपोजिट डायरेक्शन टू E1। और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होने चाहिए, तभी जाके कैंसिल आउट होगा, तभी जाके फील्ड जो होगा वो जीरो के बराबर बन जाएगा। ठीक है ना। तो पहली बात ये हमारी कंक्लूड होगी कि E2 जो है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब होगा Q2 जो है, Q2 जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज। रिंग 2 जो है दैट मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, तभी तो उसका फील्ड होगा टुवर्ड्स द सेंटर। अगर पॉजिटिवली चार्ज होता तब तो उसका भी होता अवे फ्रॉम द सेंटर, तब दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन सेम बन जाती, तो नेट फील्ड जीरो नहीं हो सकता था। तो नेट फील्ड जीरो होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि E2 मस्ट बी अपोजिट टू E1। अब उसके लिए E2 मस्ट बी टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर तब होगा जब रिंग जो होगा नेगेटिवली चार्ज होगा, तो Q2 इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, Q2 इज नेगेटिवली चार्ज, रिंग 2 इज नेगेटिवली चार्ज। चलिए इसकी नेगेटिव साइन अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के साथ डील कर लेंगे और नेगेटिव साइन लास्ट में इंट्रोड्यूस कर लेंगे। फिलहाल सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के साथ डील कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होने चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होने चाहिए। रिमेंबर जी के बदले में हमारे पास यहां पर डी है, और वो डी जो है वो ट्वाइस आर के बराबर है। एक का रेडियस आर है, दूसरे का रेडियस आर प्राइम है, और वो आर प्राइम जो है वो 3 टाइम्स आर है। तो यहां पर वो लिखते हैं मैग्नीट्यूड वाइज E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। अब फॉर्मूला हमारे पास है गामा Q1
Z1 divided by R1 square plus Z1 square power 3 by 2. Z is distance from the center of the arc. 1 के लिए, रिंग 1 के लिए मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अभी जाके वैल्यूज फिर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 2 का होगा गामा Q2 Z2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर पावर 3 by 2। ओके, पावर 3 by 2। अब जाके Z जो है, दोनों के लिए Z जो है वो D के बराबर है, चाहे रिंग 1 आप कंसिडर करें या रिंग 2 कंसिडर करें, और वो D जो है वो ट्वाइस R के बराबर है, वो मैं सीधे लूंगा ट्वाइस R। फिर जाके रिंग 1 का रेडियस R है और रिंग 2 का रेडियस जो है R प्राइम है, जो 3 टाइम्स R के बराबर है। तो D के बदले में I'll write 2R विच इज Z बेसिकली, Z के बदले में I'll write 2R और R1 के बदले में R, R2 के बदले में 3R, वो आप यूज कर लेते हैं। So this implies गामा Q1 तो Q के बराबर है प्लस Q, Z1 जो है वो D के बराबर है विच इज ट्वाइस R डिवाइडेड बाय R1 तो R ही है स्क्वायर, प्लस Z जो है वो ट्वाइस R है, रिमेंबर D के बराबर है, D ट्वाइस R के बराबर है, लेकिन स्क्वायर है, ओके स्क्वायर है, तो 2 का भी स्क्वायर आएगा वो 4 बन जाएगा, 4R स्क्वायर पावर 3 by 2। ओके, पावर 3 by 2। अब यहां दूसरे साइड से गामा Q2 वही तो निकालना है हमें, वो हमें नहीं पता है, Z2 2D के बराबर विच इज ट्वाइस R डिवाइडेड बाय R2 जो है, अब R2 रिमेंबर इज 3 टाइम्स R प्राइम 3 टाइम्स R, अब 3 का स्क्वायर 9 R स्क्वायर प्लस Z2 जो है वो तो D ही है ट्वाइस R, लेकिन स्क्वायर है तो 4R स्क्वायर बन जाएगा पावर 3 by 2। कुछ देखें कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है, 2R and 2R cancels out, gamma and gamma cancels out। Okay, so let's see, let's move on। So this implies ऊपर Q divided by ये 4R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 5R स्क्वायर पावर 3 by 2 इज इक्वल टू ये Q2 वो तो ऐसे ही है, वही तो हमने निकालना है, 9 + 4 is 13, so 13R स्क्वायर पावर 3 by 2। ओके, पावर 3 by 2। अब R स्क्वायर पावर 3 by 2, R स्क्वायर पावर 3 by 2, ये दो तो कैंसिल आउट होंगे, so this implies Q2 is equal to 13 को ऊपर लेते हैं लेकिन पावर 3 by 2 है, 13 पावर 3 by 2, यहां पर पहले से ही है 5 पावर 3 by 2, सो 5 पावर 3 by 2, पावर 3 by 2 को मैं कॉमन लेता हूं और साथ में ये Q है। I'll rewrite this as 13 divided by 5, okay, divided by 5 into 13 divided by 5 पावर 1 by 2 और Q साथ में। अब रिमेंबर बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, इसका पावर तो 1 है, 1 + 1 by 2 is 3 by 2, तो ये बन जाएगा, so this implies Q2 is equal to 13 by 5, अब पावर 1 by 2 is रूट, so ऊपर √13 नीचे √5, so 13 √13 5 √5 और साथ में Q है, तो Q2 जो है वो इसके बराबर है। अब लेकिन रिमेंबर Q2 की साइन जो वो नेगेटिव थी, स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था, वो नेगेटिव है, सो अगर हम विद साइन लिखेंगे, विद साइन, देन Q2 जो है दैट इज -13 √13 डिवाइडेड बाय 5 √5 इंटू Q। अब अगर ये 13 √13 डिवाइड बाय 5 √5 आप इवेलुएट कर लेंगे, वो फिर आ रहा है 4.19 और Q2 is equal -4.19 times Q। Okay, so this should be the charge of the second ring or field to be 0 at point P। Fine.